हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अपने फर्स्ट चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन ने पढ़ा है। तो आज कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बातें करेंगे, तो और उसकी यूनिट के बारे में बात करेंगे जो अपने केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स में बेसिकली यूज़ होती है। तो कौन कौन सी मेन फिजिकल क्वांटिटी है और कौन कौन सी उसकी यूनिट है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सम basic physical quantity उन फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद यूनिट, ऐसा यूनिट का मीनिंग है कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, और यूनिट का सिंबल ऑफ यूनिट। तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जनरली जो अपन केमिस्ट्री में यूज होती है, तो सबसे पहले इसमें आता है आपके पास मास, फिर आपके पास आता है लेंथ, फिर थर्ड वन आपके पास आ जाता है टाइम, फोर्थ आपके पास आता है इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ आपके पास आता है टेम्परेचर, सिक्स्थ अपने पास आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सेवंथ अपने पास आ जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी अपनी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो मास का सिंबल आपके पास स्मॉल m, लेंथ का आपके पास l, टाइम स्मॉल t, इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर कैपिटल T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, I नॉट से। मास की जो ऐसे यूनिट होती है वो आपके पास होती है किलोग्राम, लेंथ की आपके पास जो ऐसे यूनिट होती है वो होती है मीटर, टाइम की आपके पास ऐसा यूनिट सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की आपके पास जो ऐसा यूनिट रहती है वो रहती है एम्पियर, टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट है वो आपके पास कौन सी रहती है, केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो ऐसा यूनिट है वो आपके पास क्या रहती है, मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या रहती है, कैंडेला। तो किलोग्राम को अपन केजी से लिखते हैं, मीटर को अपन स्मॉल m से लिखते हैं, सेकंड एम्पियर, केल्विन को K से लिखते हैं, मोल को N से लिखते हैं, और कैंडेला को अपन क्या लिखते हैं, CD से। तो ये सात आपके पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है जो अपने केमिस्ट्री में बेसिकली यूज होती है। तो उनका कौन कौन सी यूनिट है वो मैंने आपको बता दिया, साथ में उनकी क्वांटिटी कौन कौन सी वो बता दी, और साथ में उसकी यूनिट कौन कौन सी होती है उसके बारे में अपन ने भी पढ़ा है। नेक्स्ट चलेंगे आगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स और सफिक्स प्रीफिक्स हैं जो न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। जैसे अपने पास आ जाते हैं कि देख मिलीमीटर, उसके बाद मान लीजिए कि आपके पास आ गया माइक्रोमीटर, उसके बाद आपके पास आ गया नैनोमीटर, फिर आपके पास आ गया एंगस्ट्रॉम, फिर अपने पास आता है पिकोमीटर और फर्मीमीटर। तो मिलीमीटर है उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, mm से, माइक्रोमीटर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, μm से, नैनोमीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हो, nm से, एंगस्ट्रॉम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से,
पिकोमीटर को ओपन करते हैं पीएम से और फर्मीमीटर को करते हैं अपन एफएम से। तो मिलीमीटर की मैं अगर बात करूं तो उसका मीनिंग क्या होता है कि 10⁻³ मीटर। माइक्रोमीटर की बात करें तो वो होता है आपके पास 10⁻⁻6 मीटर। नैनोमीटर की बात करें तो वो होता है 10⁻⁹ मीटर। एंगस्ट्रॉम की मैं अगर बात करूं तो वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। पिकोमीटर की बात करें तो वो होता है 10⁻12 मीटर। और एफएम की बात करूं तो वो आपके पास है 10⁻15 मीटर। ऐसे अगर मेगा आ जाए तो वो 10 आपके पास कहाँ चला जाएगा, 6 में चला जाएगा। एनसीईआरटी बुक में बहुत सारी दे रखी है, योक्टो काफ़ी कुछ दे रखा है, पर जनरली जो अपन के न्यूमेरिकल में यूज़ होएगा वो सारे आपके पास बहुत कम से कम जो ये यूनिट है, प्रीफिक्स है, वो यूज़ होगा। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको जो सेकंड चैप्टर की बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो उसमें कभी यूनिट मिलीमीटर में दे रखी होगी, कभी माइक्रो में दे रखी होगी, कभी एंगस्ट्रॉम में दे रखी होगी। तो एंगस्ट्रॉम को कैसे मीटर में चेंज करेंगे, अब मीटर को कैसे सेंटीमीटर में चेंज करते हैं वो आपको पता है ना। तो ये आपके पास कुछ प्रीफिक्स है, मिली, माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर एंड फर्मीमीटर। आगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे मास। होता है क्या है मास, वो अपने को पता है कि किसी भी बॉडी में जितना अमाउंट है, अमाउंट ऑफ मैटर की बात करें तो उसको आप क्या कह देते हो, मास कह देते हो। तो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज नोन एज मास। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हो आप, स्मॉल m से। अगर मैं आपको कहूँ कि वेट क्या होता है, तो वेट क्या होता है कि भैया मास पे जब ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लगता है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, वेट कह देते हैं। कि मास की बात करें तो मास को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। वेट की बात करें तो वो मास इनटू आपके पास क्या हो जाता है, g। g की वैल्यू अपने पास कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g को आप कहते हैं क्या हो, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ऐसे में अगर पूछो कि वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम कि आप कोई भी बॉडी जो है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको अपन क्या कह देते हैं, वॉल्यूम कह देते हैं। और वॉल्यूम की डिफरेंट डिफरेंट आपकी यूनिट आती है कि लीटर है, मीटर क्यूब है, डेसीमीटर है, तो वो सारी वॉल्यूम की यूनिट रहेगी। उसके बाद में अगर बात करूँ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के जनरली आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि दो स्केल होते हैं, एक डिग्री सेंटीग्रेड होता है और एक आपके पास कौन सा होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इन दोनों को अपन को इंटर कन्वर्ट भी करना है, तो वो अपन सारा छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो रहेगा डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड आपके पास एक और आता है स्केल, वो कौन सा आता है, केल्विन आता है। तो टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में 3 आपके पास स्केल आते हैं। एक आपके पास डिग्री सेल्सियस, एक आपके पास केल्विन और तीसरा आपके पास कौन सा आता है, डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। 3 स्केल में टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट कुछ लॉज हैं केमिस्ट्री के। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में अपने को पता है रिएक्टेंट से क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। तो कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन हो, उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन कौन कौन से लॉ को फॉलो करती है, उसको अपन क्या कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसमें फर्स्ट लॉ आपके पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ आता है इसमें लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन। थर्ड लॉ आता है आपके पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। फोर्थ आता है आपके पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। और फिफ्थ लॉ आता है आपके पास गैलुसेक लॉ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन,
लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गैलुसेक लॉ, इन सबको अपन क्या कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो ये किसने दिया था, एंटोनी लेवोसियर ने, गिवन बाय एंटोनी लेवोसियर, जिसको आप क्या कहते हो, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन की बात करें, ये किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट, गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करें, ये नाम तो सुना ही होगा आपने, डॉल्टन। डॉल्टन ने क्या करा था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये किसने दिया था, रिचर्ड, वॉन रिचर्ड, साइंटिस्ट का नाम था। गैलुसेक लॉ, गैलुसेक ने ही दिया था, एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस, ओनली गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है गैलुसेक लॉ। तो अपन एक एक करके पढ़ेंगे सबको। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन क्या कहता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है, और गैलुसेक लॉ क्या कहता है। हर एक लॉ को एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। तो आइए फर्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं अपन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मैं अगर बात करूं तो 10th क्लास में आपने पढ़ा था इसके बारे में कि एक तो किस पे बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसमें कोई भी आपके पास एलिमेंट है वो कभी गायब नहीं होता। कहने का मतलब है सिंपली कि आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो उसमें जितना मास ऑफ रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास ऑफ आपके पास किसका रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। यानी कि जो रिएक्टेंट का मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के मास में। यानी कि ना तो वो क्रिएट हो रहा है ना वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, खाली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको आप कौन सा लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। आइए फर्स्ट लॉ पे चलते हैं अपन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, according to this law, mass is neither be created nor be destroyed. It can change from one state to another state। तो सिंपली कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन हो रही है तो केमिकल रिएक्शन में अपने क्या रहेगा कि रिएक्टेंट है वो आपके पास किस में कन्वर्ट होता है कि सर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो यानी कि जो मास रिएक्टेंट का होगा वो मास प्रोडक्ट के मास के क्या रहेगा, आपके पास इक्वल रहेगा। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग मैं एक बात कह सकता हूं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है H2 प्लस O2, इससे क्या मिला आपको H2, H2 प्लस O2 से आपको क्या मिला H2। तो रिएक्टेंट के साइड का अपन मास देखते हैं। हाइड्रोजन जो है उसके एक एटम का मास होता है 1, तो 2 का आपके पास कितना हो जाएगा 2 प्लस O2 मॉलिक्यूल हाफ है यानी कि वो आपके पास क्या हो गया, ऑक्सीजन का एटम। ऑक्सीजन के एटम का आपके पास वेट कितना होता है कि सर 16, तो 2 प्लस 16 अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या आ गया 18। यहां देखोगे 2 प्लस 16 ये भी आपके पास क्या आ गया 18। तो यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो यानी कि ये जो रिएक्शन है वो कौन से लॉ को ओबे कर रही है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रही है। कि आपके पास क्वेश्चन आ गया कि C प्लस O2 से आपको क्या मिल रहा है CO2, तो आपको बताना पूछा कि भैया
ये रिएक्शन है वो कौन से लॉ को ओबे कर रही है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रही है, या लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन को, या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। तो अपन इस रिएक्शन में देखेंगे कि रिएक्टेंट के साइड आपके पास मास कितना है 12 प्लस 32, यानी कि टोटल वेट कितना आ रहा है 44, और C प्लस O2 का इधर भी वेट अगर देखते हैं 12 प्लस 32 तो वेट कितना आ जाता है 44, यानी कि दोनों साइड का जो मास है, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों क्या रह रहे हैं, इक्वल रह रहे हैं। तो अपन क्या कहेंगे भैया कि ये जो इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करती है, ओबे करती है। तो कोई भी आपके पास जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो एक पर्टिकुलर लॉ को ओबे करेगी। तो अपना फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। कैसे रहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर कोई केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं कर रही है तो उसको आपको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है, जैसा आप प्रीवियस क्लास 10th में पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो ये अपना फर्स्ट लॉ था। आइए सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। सेकंड लॉ आपके पास आता लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, गिवन बाय जोसेफ प्रॉस्ट। ये लॉ आपके क्लास 9th में भी था, जोसेफ प्रॉस्ट। ये लॉ क्या कहता है कि आपके पास कोई भी कंपाउंड, उस कंपाउंड में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है उनका जो रेशियो रहता है बाय मास डिफाइनाइट रहता है, चाहे सोर्स आपके पास कुछ भी हो। तो कुछ भी सोर्स हो वहां पे आपके पास किसी भी सोर्स से आपने किसी कंपाउंड को ऑब्टेन करा है, तो ऑब्टेन करने के बाद में उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनका बाय मास जो रेशियो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, डिफाइनाइट। कि फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूं कि ये H2O लिया है, ये H2O टैप वाटर भी हो सकता है, किसी रिवर से लिया हुआ हो सकता है, लेक से लिया हुआ हो सकता है, या आपने क्या करा है लेबोरेटरी में इसको सिंथेसाइज करा है। तो ये H2O का सोर्स कुछ भी हो, बट इस H2O में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय मास जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, डिफाइनाइट रहेगा। जैसे बात करते हैं तो इसका 2:16 रेशियो आपके पास क्या रहेगा, 1:8। तो H2O को आप किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करो तो हर एक सोर्स में H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय मास जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, डिफाइनाइट रहेगा। तो ये लॉ क्या कहता है बता देते हैं भी आपको। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन अ कंपाउंड the ratio of constituent particle is always definite, and this ratio of particle not be depend on the source, यानी कि सोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं कि कार्बन है ऑक्सीजन है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, और एक आपने क्या लिया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको आपने हीट करा, हीट करने के बाद में आपके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिला। तो मैं अगर ऊपर वाले रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो आपके पास क्या है कि 12:32 बाई मास देखना है। तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 32। तो ये जो रेशियो है वो कितना रहेगा आपके पास 3:8,
और मैं अगर यहाँ नीचे वाले रिएक्शन में जहां पे आपको कैल्शियम कार्बोनेट के हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वहां पे भी रेशियो आपके क्या रह रहा है 3:8, यानी कि सोर्स कुछ भी हो बट जो रेशियो है किसी भी कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का बाय वेट ऑलवेज क्या रहता है, सेम रहता है। इसको आप क्या कह देते हो, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन कह देते हो। तो देखिएगा आप इसको, एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। एग्जाम्पल है, यानी कि क्वेश्चन टाइप का ये मान लीजिए कि आप क्या करते हो, कॉपर का ऑक्सीडेशन करवाते हो, कॉपर का ऑक्सीडेशन करवाते हो यानी कि 2Cu प्लस O2। तो इससे आपको क्या मिलता है 2CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड मिलता है। आपको कहा कि आपने 2.16 ग्राम, कितने ग्राम 2.16 ग्राम कॉपर जो है वो लिया है और उसका ऑक्सीडेशन करवाया। तो ऑक्सीडेशन करवाने पर आपको जो है वो 2.7 ग्राम क्या मिला है, कॉपर ऑक्साइड मिला है। ये कॉपर के ऑक्सीडेशन से, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सी। एक इसके साथ और आपको रिएक्शन दी हुई है कि आपने क्या करा है कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करवाया है। कॉपर ऑक्साइड का अगर आप रिडक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलेगा। तो कॉपर ऑक्साइड का अगर आपने रिडक्शन करवाया है कि CuO, इससे आपको मिला 2Cu प्लस O2। आपको कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करवाया है और आपको कॉपर ऑक्साइड का जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको दे रखा है 1.15 ग्राम। इस 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड से आपको 0.92 ग्राम क्या मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है। तो ये क्या लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन को ओबे करता है। तो आइए देखते हैं कि करता है कि नहीं करता। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे ऑक्सीजन का जो अमाउंट है कितना दे रखा है, x दे रखा है। यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट कितना दे रखा है, आपको x दे रखा है। तो x दे रखा है, तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उस लॉ से अपन क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने क्या कहा था कि जो प्रोडक्ट का जो टोटल मास होगा वो रिएक्टेंट के मास के सम के बराबर होगा। यानी कि मैं यूं लिख सकता हूं फॉर फर्स्ट इक्वेशन कि 2.7 इक्वल्स टू 2.16 प्लस x। आई कैन, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी कि 2.7 माइनस आपके पास क्या होगा 2.16, यानी कि जो x की वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे कितनी आ रही है 0.54 ग्राम। तो मैं x की जगह आपके पास क्या लिख सकता हूँ कि 0.54 ग्राम। यही मैं नीचे वाले रिएक्शन में बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे टोटल जो कॉपर ऑक्साइड है उसका वेट कितना दे रखा है 1.15 ग्राम और उससे मेरे को कॉपर कितना मिल रहा है 0.92 ग्राम। तो 1.15 ग्राम इक्वल्स टू 0.92 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 1.15 माइनस 0.92, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास यहाँ कितनी आ गई 0.23 ग्राम। यानी कि जो ऑक्सीजन आया है वो आपके पास कितना है 0.23 ग्राम। अब मैं दोनों कॉपर ऑक्साइड की बात करूं कि 2.7 ग्राम मैंने कॉपर ऑक्साइड मेरे को मिला, कब मिला जब मैंने 2.16 ग्राम कॉपर और 0.54 ग्राम ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई। मेरे को दूसरी कंडीशन में मैंने 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करा। रिड्यूस मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मींस गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको 0.92 ग्राम कॉपर और 0.23 ग्राम आपको क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। तो अगर मैं इन दोनों रिएक्शन में कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो कैलकुलेट करूं कि 2.16.4 ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए,
सेकंड इक्वेशन में क्या था 0.92 रेशियो 0.23, तो रेशियो मेरे पास क्या है 4:1, यहाँ पे भी मेरे पास रेशियो क्या आएगा 4:1, यानी कि दोनों रिएक्शन में जो कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन एप्लीकेबल हो रहा है। तो लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन कि सोर्स आपके पास कुछ भी हो बट किसी भी कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का रेशियो जो है वो ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ऑलवेज एक डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में रहता है। फर्स्ट इक्वेशन में आप कॉपर का ऑक्सीडेशन करवा रहे थे, उससे आपको कॉपर ऑक्साइड मिला, तो कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ पे क्या था 2.16 ग्राम कॉपर था और 0.4 ग्राम आपके पास क्या था ऑक्सीजन था। सेकंड में कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करवा रहे थे, रिडक्शन का मीनिंग क्या हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको क्या मिला 0.92 ग्राम कॉपर मिला। अब ऑक्सीजन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1.15 में से 0.92 ग्राम माइनस कर दो तो पीछे आपके पास ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कॉपर और ऑक्सीजन है उसके मास का रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए और यहाँ पे जो कॉपर और ऑक्सीजन है उसके मास का रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, तो दोनों के मास का जो रेशियो कैलकुलेट करते हैं वो क्या आता है सेम आता है, यानी कि कॉपर और ऑक्सीजन कोई भी आपको कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए उसमें कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशियो वो ऑलवेज क्या रहेगा सिमिलर रहेगा। ये लॉ ऑफ आपके पास डिफाइनाइट प्रोपोर्शन था। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गैलो-स्टेक लॉ। थैंक यू।